Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is समास. समास का शाब्दिक अर्थ है बेटा संक्षिप्त करना, छोटा करना. शब्द रचना जब हम करते हैं तो शब्द रचना 4 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा. हमारे पाठ्यक्रम में समास है बेटा. तो समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं. अर्थात दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. जैसे गंगा का जल, गंगा जल. इसमें गंगा और जल दो शब्द हैं, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद, एक नया शब्द बनाया गया, गंगा जल. इसमें जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है. जैसे गंगा पूर्व पद है, पहला पद, जल उत्तर पद है, उत्तर मीन्स पीछे की दूसरा पद है. तो दोनों को मिलाकर जो एक नया शब्द बना उसे समस्त पद कहा जाता है. इसका जब समास विग्रह किया जाता है तो विग्रह करना मीन्स अलग कर देना. हमने समास किया, एक नया शब्द बनाया. विग्रह कहा जाता है कि जैसा शब्द वो पहले था उसी रूप में ले आना, कि समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करना या पूर्व अवस्था में पहले जैसे थे वे शब्द उसी अवस्था में उनको लाना समास विग्रह कहलाता है. विग्रह का अर्थ ही होता है अलग करना. जैसे गंगा जल समस्त पद बना था, इसकी पूर्व अवस्था क्या थी बेटा कि गंगा का जल, तो इसे पूर्व अवस्था में लाना समास विग्रह कहलाता है. अब समास के भेदों की यदि बात करें तो समास के भेद पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद हैं. इसमें प्रथम पद प्रधान अगर हम देखें तो अव्ययीभाव समास होता है. दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है. दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं. और अन्य पद प्रधान होता है बेटा बहुब्रीहि समास में. मुख्य रूप से पहले समास के 4 भेद थे और इसमें तत्पुरुष के 2 अन्य उपभेद माने जाते थे, लेकिन अब समास की संख्या 6 ही गिनी जाती है. तो समास के भेद कितने हैं? 6. पहला है अव्ययी भाव समास. अव्ययी भाव अव्यय का अर्थ है अविकारी, जहाँ खर्च न हो. अव्यय मीन्स जो खर्च न हो, वह खर्च हो जाता है. अव्यय जो खर्च न हो, जिसका जैसा रूप है वैसा ही बना रहे. अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में कार्य करता है. इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति और उपसर्ग होता है. जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे? जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, ये शब्दों की पुनरावृत्ति है बेटा. और भरपेट, पेट भरा, और जिसमें ये उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है. जैसे यथारूप, रूप के अनुसार, यथासंभव, जितना संभव हो, आजन्म, जन्म से लेकर, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक, और रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, निर्भय, बिना डर के. ये सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं. अपना अगला समास है तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसका समस्त पद जब बनाते हैं तो परसर्गों का लोप होता है. इसमें जिन्हें आप कारक 8 प्रकार के होते हैं बेटा. इसमें कारक जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, इसके प्रथम और अंतिम कारक का लोप होता ही नहीं है, उसका प्रयोग किया ही नहीं जाता है. बाकी 6 का जब समस्त पद बनाते हैं तो लोप किया जाता है. प्रथम जो कारक होता है हमारा कर्ता कारक, इसका प्रयोग नहीं किया जाता इसमें. और एक संबोधन कारक हे अरे, इनका प्रयोग नहीं किया जाता. बाकी जो बीच के 6 हैं उन सब का प्रयोग इसमें होता है. जब समास विग्रह किया जाता है तो परसर्ग आ जाएंगे इसके बीच में, और जब समस्त पद बनाएंगे तो उनका लोप हो जाएगा. इसमें उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद
अर्थात पहला पद दूसरे की विशेषता बताने के कारण गौण होता है। इसमें समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसके जो भेद हैं वो जैसे कर्म तत्पुरुष, जहाँ कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त, गुरु नमन, गुरु को नमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा आती है। समस्त पद बनने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मीन्स बेटा वो गायब हो जाता है, उसके बीच में नहीं रखा जाता। जैसे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। गुरु दत्त, गुरु द्वारा दत्त। मदांध, मद से अंधा, मद मीन्स नशा। ज़रूरी नहीं वो खाने पीने की वस्तु का ही हो, किसी जीत का या विजय का नशा भी हो सकता, तो मद से अंधा। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्मा। ये करण तत्पुरुष के उदाहरण थे। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए आती है। समस्त पद बनने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष, जहाँ समस्त पद के पहले पद से अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख। भयभीत, भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। अगला है अपना संबंध तत्पुरुष, जहाँ समस्त पद के पहले पद से संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का लोप हो जाता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राम भक्ति, राम की भक्ति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। जलधारा, जल की धारा। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। पूंजीपति, पूंजी का पति आदि। अगला है अपना अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ समस्त पद के पहले पद से अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद आदि। इसमें एक अन्य पद भी भेद भी होता है बेटा, जिसे न तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें पहला पद नकारात्मक होता है, अर्थात नहीं होने का भाव दर्शाता है। जैसे अजर, नजर, जिसे बुढ़ापा नहीं आया है उसे अजर कहा जाता है। अनिच्छा, न इच्छा, इसमें ए का और अन का अधिकतर प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है नहीं, अर्थात वह वस्तु या जो वो भाव वहाँ नहीं होगा। नास्तिक, न आस्तिक। अस्थिर, न स्थिर। अधीर, न धीर। इनमें न तत्पुरुष होता है। अब अपना अगला करते हैं बेटा कि तत्पुरुष के जो दो अन्य भेद माने जाते हैं हमारे समास में। जो अगला समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय, जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। यह समास तत्पुरुष का ही एक भेद है, अतः इसमें भी दूसरा पद ही प्रदान होता है। जैसे पीत वसन, पीला वस्त्र। कमल नयन, कमल जैसे नयन या कमल रूपी नयन। यहाँ पीत विशेषण और वसन विशेष्य। इसी प्रकार कमल विशेषण और नयन विशेष्य, तो यहाँ कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य के अन्य उदाहरण है बेटा अंधकूप, अंधा है जो कूप। अधपका, आधा है जो पका। घृतान, घृत से युक्त अन्न है जो। इसके मुख्य रूप से कई बार जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें है जो विशेषण विशेष्य में और उपमेय उपमान में रूपी या के समान का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। मीनाक्षी, मछली के समान आँखों वाली। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रतन। घनश्याम, घन के समान श्याम। अब अपने अगले समास की बात करते हैं, द्विगु समास। द्विगु, द्विगु का अर्थ होता है बेटा दो गायों का समूह।
तो जहाँ समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है वहीं द्विगु समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद होता है। जैसे चौमासा तथा दोपहर में चौ और दो संख्यावाची विशेषण है, अतएव यहाँ द्विगु समास है। इसके अन्य उदाहरण है बेटा अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार या समूह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, शताब्दी शत अब्दों में सालों का समाहार अर्थात 100 सालों का समूह, नवग्रह ग्रहों का समाहार, पंजाब 5 आबों मीन्स नदियों का समाहार। अपना अगला है बेटा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जहाँ दोनों पद गौण होते हैं अर्थात कोई प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन अर्थात 10 है आनन मीन्स मुख, जिसके यहाँ 10 और आनन में कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये दोनों पद मिलकर रावण की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे पीताम्बर शब्द में पीत और अंबर दोनों ही गौण होते हैं अर्थात प्रधान नहीं होते, क्योंकि ये दोनों एक तीसरे नए अर्थ पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु का बोध कराते हैं, अतः पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। इसके अन्य उदाहरण नीचे हैं, बता रही हूँ बेटा। एक दंत, एक है दांत जिसका गणेश जी, 12 सिंगा 12 सींगों वाला। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, गिरीश पर्वतों का राजा अर्थात हिमालय। अपना अंतिम समास बेटा द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाकर समस्त पद बनाते समय इनके मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे माता और पिता, माता पिता। यहाँ समस्त पद बनाते समय माता और पिता के मध्य स्थित योजक और का लोप हो गया, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके अन्य उदाहरण है रात दिन, रात और दिन, आगे पीछे, आगे और पीछे। अब इनमें अंतर स्पष्ट करती हूँ बेटा। बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर कि कर्मधारय समास में जैसा कि इसकी परिभाषा से है कि दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात दूसरा पद विशेष्य होता है तथा पहला पद गौण होता है एवं विशेष्य के विशेषण का काम करता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, तो पहला नीला विशेषण और कमल विशेष्य है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान विशेषण है और दूसरा पद आत्मा विशेष्य है। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। बहुब्रीहि एवं द्विगु समास में क्या अंतर होता है बेटा? डेफिनेशन के अनुसार द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता अर्थात संख्या में बताता है अर्थात पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौमासा 4 मासों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार। उसी प्रकार जैसे चतुर्भुज, आपने के 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, चतुर्मुख 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ इनके अंतर स्पष्ट हो रहे हैं बेटा कि उसमें भले ही 4 भुजाएं हैं लेकिन इसमें विशेष की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है।